हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नेक्स्ट वीडियो में पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी थी कि वो किस किस तरह के हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि किस ग्रुप में है, किस क्लास में है, क्या करेक्टर हैं उनके, उस अकॉर्डिंग हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइट असल में दिखते कैसे हैं और कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, अब ये तरह की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो हमने देखो पहले डिस्कस कर ली है अलग अलग बेस पे, है ना, कि बॉडी के अंदर कौन रहता है, बॉडी के बाहर कौन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं। उसके अलावा कौन से हैं जो ज़्यादा नुकसान करते हैं, कौन से हैं जो कम नुकसान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमने बहुत तरह के पढ़ लिए हैं। ठीक है, बट ये जो है ये मेन पैरासाइट्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हेलमिंथ। अब हेलमिंथ जो है उनको हम वॉर्म्स भी बोल सकते हैं ना, जैसे कीड़े होते हैं ना, वैसे ही। ये जो हेलमिंथ है हम इनको और किस नाम से जानते हैं, हम इनको वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कीड़े होते हैं ना हेलमिंथ, वैसे होते हैं ये। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगी सबसे पहले कि हाँ असल में आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि हाँ असल में ये क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम आगे पढ़ना क्या है हमने। तो सबसे पहले अगर हेलमिंथ की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वर्म्स होते हैं ये। अब मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? अब देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2 3 10 एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो जो एक सेल से ज़्यादा सेल होते हैं ना जिनकी बॉडी में, उनको हम कौन से ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ये जो पैरासाइट्स होंगे, ये कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स वाले होंगे। ये एक से ज़्यादा सेल्स इनमें प्रेजेंट होंगे। तो अगर बात करें, है ना, कि वेटनरी में हम इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अब देखो, अब आगे इनकी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले वॉर्म्स है ना, जो वो भी सिर्फ एक तरह के कीड़े नहीं होते, बहुत तरह के कीड़े होते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स के। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हेलमिंथ होते कितनी तरह के हैं वॉर्म्स। और तो सबसे पहले आता है यहाँ पे निमेटोड। ठीक है, निमेटोड्स। अब इनको याद रखने का तरीका है, अब इनको आप और क्या बोल सकते हैं? राउंड वॉर्म्स। अगर इनके शेप्स की बात करें कि ये दिखते कैसे हैं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इस तरह के होते हैं ये वॉर्म्स। अब बात करें इनके सेगमेंट्स की, मतलब देखो सेगमेंट क्या होते हैं? टुकड़े, छोटे छोटे, है ना, कि हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इसको आप इतना डिवाइड कर लो, है ना। ये ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, अनसेगमेंटेड होता है। इसको आप, ये नहीं है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके सेगमेंट्स अलग नहीं कर सकते इसके। ठीक है, तो अनसेगमेंटेड होते हैं ये। और बाकी टेपर्ड होते हैं दोनों एंड से। देखो ऐसे दोनों एंड से ये क्या होंगे, इसका आगे वाला एंड और पीछे वाला एंड कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे बंद होंगे। ठीक है, ऐसे टेपर्ड होंगे इसके दोनों एंड्स। दोनों एंड से ऐसा दिखेगा ये, इसलिए हम इसको बोल देते हैं टेपर्ड एट बोथ दी एंड्स। ठीक है, ये तो इसके शेप की बात थी। अब इसके अगर फीचर देखें हमें, ये होता कैसा, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या एब्सेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना निमेटोड्स का, जो कि हेलमिथ के टाइप पढ़ रहे हैं हम, आपको पता होगा, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होगा। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? देखो माउथ, स्टार्टिंग से लेके माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, माउथ टू एनस, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ ना। ये सारा सिस्टम इसमें कंप्लीट होगा। आप आगे पढ़ोगे कि मैम आपने कंप्लीट क्यों बोला? क्योंकि आगे जो आप सिस्टम पढ़ेंगे आप देखेंगे उसमें कुछ कुछ चीज़ें होंगी ही नहीं, एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो इसमें माउथ और एनस, ये पूरा सिस्टम, माउथ से लेके एनस तक पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल किसकी दे सकते हैं? जैसे स्कैरिस की दे सकते हैं आप, या हम हिमोंकस की दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स हैं निमेटोड्स के। अगर कोई कोई भी आपके सामने हम एक रख दें क्या, निमेटोड, तो आप बता सकते हो अगर उसके ये करेक्टर्स हुए। ठीक है, अगर उसके ये करेक्टर, चलो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, बट अगर उसकी शेप्स के ऐसे ऐसे करेक्टर्स होते हैं तो आप बता सकते हो कि वो निमेटोड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं ट्रिमेटोड्स। ठीक है, अब ट्रिमेटोड्स क्या है? ट्रिमेटोड्स जिनको आप क्या बोल सकते हैं? जिनको हम बोलते हैं दूसरे नाम से फ्लूक्स। जैसे हमने पहले एग्जांपल्स पढ़ी थी, शायद आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था लिवर फ्लूक। ठीक है, तो वो इसमें ही आएगा, ट्रिमेटोड में। ओके, अब इसकी शेप की भी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, इसकी ऐसे शेप होती है पत्ते की तरह। ठीक है, तो अब इसकी शेप की बात करें तो कैसी होती है? आपको पता है कि जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, वो कैसा होता है? बिल्कुल चपटा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है,
तो ये इसकी शेप कैसी होती है, सबसे पहले लीफ लाइक शेप होती है इसकी, दूसरा ये चपटा होगा, तीसरी चीज़ ये भी अनसेगमेंटेड होगा। ठीक है, इसको आप सेगमेंट्स में नहीं बांट सकते हैं। ओके, अब क्या है इसका मेन फीचर क्या होता है, अब देखो ये जो होगा ना आपका ट्रिमेटोड, इसमें मेन चीज़ ये होगी कि इसमें होंगे सक्कर्स। ठीक है, कईयों में हुक्स भी होती है। ठीक है, हुक क्या होती है, हुक देखिए ना आपने, ऐसी सी हुक होती है जो। अब क्या है इसमें सक्कर्स होंगे। सक्कर्स क्या होता है, जहाँ से ये ब्लड सक करेगा। ठीक है, इसके बॉडी के पार्ट पे क्या सक्कर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से क्या करता है, ये जो ब्लड है वो सक करेगा, उसकी मदद से ही क्या होगा, वो होस्ट के साथ अटैच हो जाता है। अब क्या है इसके एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकती है, इसके एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक। ठीक है, लिवर फ्लूक जो है वो ट्रिमेटोड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिस्टोड। अब सिस्टोड क्या होंगे, सिस्टोड होंगे टेप वॉर्म्स। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, वीडियो के एंड में हम एक टेबल की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब सिस्टोड की अगर हम बात करें तो सिस्टोड असल में दिखेंगे कैसे, टेप के जैसे, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, टेप वॉर्म बोल देते हैं। बस इतना आप लोग याद रखिए, इसके जैसा ये दिखता है ना, उसके बेस पे ही इसका अनदर नेम है। ठीक है, जैसे निमेटोड, सिस्टोड, ट्रिमेटोड, ट्रिमेटोड को आपने बोल दिया, लिवर फ्लूक बोल दिया। ठीक है, उसके बाद सिस्टोड को आपने याद रखना है, हाँ इसकी रिबन जैसी शेप थी, रिबन कैसा होता है। ठीक है, तो टेप, टेप जैसी शेप थी। ठीक है, तो इसको हम टेप वो बोल देंगे। इसकी लेंथ भी वेरी करती है, बहुत लंबे भी होते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे कॉइल होके, जैसे धागा या रिबन को आप एक जगह पे गांठे मार दो एक जगह पे, ठीक है, बहुत सारे लंबे रिबन को, तो ये ऐसे ही वेरी करते हैं। दिखने में हमें लगता है कि हाँ यार ये तो छोटा सा है, बट असल में वो कॉइल्ड होता है, जब आप उसको पूरा खोलते हैं तो वो बहुत ही लंबी लेंथ का होता है। ये इसका करेक्टर था कि दिखने में कैसा होता है, ये शेप की बात करें अगर। ठीक है, रिबन जैसा दिखता है और सेगमेंटेड होता है, मतलब कि इसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जी इतना सेगमेंट ये है, इतना सेगमेंट ये है, आप इसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हर एक सेगमेंट को, जैसे कि मान लो एक सेगमेंट लेंगे हम इसका, जैसे ये सेगमेंट ले लिया हमने इसका, इसके हर एक सेगमेंट को, एक एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड बोल देते हैं। बस हमने इसके सेगमेंट को क्या दे दिया है, हमने इसके सेगमेंट को एक नाम दे दिया कि हाँ जी इसके इस सेगमेंट को, एक सेगमेंट को हमने क्या बोल दिया, प्रोग्लोटिड बोल दिया। ठीक है, अब जो मैं आपको पहले डिस्कस कर रहे थे हम, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि किसी में तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, आपको पता होगा अगर आपने ऊपर ध्यान से सुना तो। अब इसका मेन चीज़ इसमें क्या होगी कि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता है। ठीक है, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होगा। तो आप बोलोगे मैम फिर डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होगा, फिर ये करता क्या है, कैसे हार्म कैसे पहुंचाता है, अपने खुद क्या खाता है, ये खुद जो भी ये खाएगा, खाएगा नहीं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब जैसे किसी की स्किन में चला गया ये, किसी की बॉडी के अंदर चला गया ये, अपनी स्किन से क्या करेगा, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता रहेगा सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, जो भी एक पर्सन या एनिमल के बॉडी में है या किसी इंसान की बॉडी में है, उसकी बॉडी में जाके ये डायरेक्टली क्या करेगा, अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब करता रहेगा, अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता रहेगा, जो भी वो जिस भी होस्ट में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं टीनिया की स्पीशीज़। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है टेप वॉर्म। आपके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं याद रखने के, अगर आपको नहीं रहता याद तो टी से टेप से याद रखना टीनिया। ठीक है, तो टीनिया की स्पीशीज़ हो सकती हैं इसकी अलग अलग, बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, सिस्टोड्स की। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोजोआ। सबसे पहले आपने पढ़ लिए, क्या पढ़ा हमने अभी, हेलमिंथ के टाइप। ओके, हेलमिंथ है जो बहुत तरह के होते हैं वॉर्म्स। ठीक है, निमेटोड, सिस्टोड, ट्रिमेटोड्स। ठीक है, इतना याद रखना है आपने। हेलमिंथ 3 तरह के पढ़े हमने। उसके बाद आते हैं हेलमिंथ का सबसे मेन जरूरी क्या था, जो मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब एक सेल से नहीं बना है वो, बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है यहाँ पे प्रोटोजोआ की। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ की कैटेगरी अलग क्यों रखी है, क्योंकि ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होगा। बस इतना याद रखिए, एक सेल प्रेजेंट होगा तो हम इनको या तो सिंगल सेल बोल देंगे या तो यूनिसेलुलर बोल देंगे। यूनि का मतलब भी क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है, तो हम इसको यूनिसेलुलर पैरासाइट बोल सकते हैं या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब प्रोटोजोआ के अगर टाइप देखें तो प्रोटोजोआ जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी बहुत तरह के हो सकते हैं।
और ये याद रखिए कि ये बहुत छोटे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं फैला पाएंगे, सिंगल सेल के तो क्या ही कर लेंगे। बहुत खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं ये, बहुत खतरनाक, जो कि अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी कैटेगरी कौन सी आएगी? ब्लड प्रोटोजोआ। देखो बहुत तरह के प्रोटोजोआ होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी आई? ब्लड प्रोटोजोआ। ब्लड प्रोटोजोआ से क्या समझ रहे हैं आप? जो ब्लड में ज़्यादातर पाए जाएंगे। ठीक है, ब्लड प्रोटोजोआ को हम हीमो प्रोटोजोआ भी बोल देंगे। ये क्यों बोलेंगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि हीम या हीमो ये क्या क्या किससे रिलेटेड है वर्ड। सबसे पहले अगर बात करें, ये पाए कहाँ जाते हैं? ये ब्लड स्ट्रीम में पाए जाएंगे, मतलब कि ये खून में पाए जाएंगे। और इनको फैलाता कौन है? एक जगह से दूसरी जगह लेके कौन जाता है? आपको मैंने बताया कि वेक्टर्स होते हैं कुछ। ठीक है, अब वेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, टिक से फैल सकती है ये, या फ्लाइज इसको लेके जा सकती हैं इन प्रोटोजोआ को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब कौन से हो सकते हैं पैरासाइट इसमें? देखो ट्रिपैनोसोमा हो सकता है, वबीसिया हो सकता है, थिलेरिया हो सकता है, बहुत तरह के हो सकते हैं ये। ठीक है, अब आप याद रख लीजिए कैसे आपने याद रखना है। बी से ब्लड, बी से बबेसिया, ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, आप याद रख सकते हैं इसको। आपका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है याद रखने का। जब आप ये डिजीजेस पढ़ेंगे ना, बबेसियोसिस, थिलेरियोसिस, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि देखो ये जो पैरा डिजीज़ है ना, अलग अलग डिजीज़ होगी जो बबेसिया के प्रोटोजोआ से और थिलेरिया के प्रोटोजोआ, इन दोनों के प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होगी ना, अब उसमें क्या होगा ये ज़्यादातर देखना। अगर हमने इस डिजीज़ को डायग्नोस करना है ना कि हाँ ये डिजीज़ हुई है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि बबेसिया है या थिलेरिया है? तो हम इसमें हमेशा ब्लड का सैंपल लेते हैं। ठीक है, अब कुछ तो होते हैं ना पैरासाइट जो फीकल मैटर में पाए जाते हैं, उनके एग्स, तो हम फीकल मैटर का सैंपल लेते हैं। कई केसेस में हम बाहरली स्किन की परत लेते हैं थोड़ी सी, ठीक, उस पे डायग्नोस करने के लिए, है ना, कि कौन सा पैरासाइट है। अब ये जो प्रोटोजोआ है ब्लड वाले, इसका डायग्नोस कैसे करेंगे? हम ब्लड से ही करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड को अंडर द माइक्रोस्कोप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह का पैरासाइट है। कभी आपके दिमाग में आया कि हाँ हमें पता कैसे लगेगा? कि हम देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको उसकी शेप पता होनी चाहिए। कई होते हैं जो कोमा शेप के होते हैं, ठीक है, कई होते हैं जो स्फेरिकल शेप के होंगे। ठीक है, अलग अलग तरह की शेप के पैरासाइट्स होंगे ये प्रोटोजोआ, अलग अलग तरह के होते हैं, तो हमें वो उनकी शेप देखकर पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ। अब सिर्फ ब्लड वाले नहीं होते, सिर्फ इंटेस्टाइनल वाले नहीं होते, बहुत तरह के पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पैरासाइट आते हैं? नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, जो कि ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं हमें। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इंटेस्टाइन में प्रोटोजोआ है? उसके कुछ सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अब सिम्टम क्या होंगे? अब देखो इंटेस्टाइन में कोई चीज़ जा रही है तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी। इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? कि उसने क्या करना है, खाना एब्जॉर्ब करना है, या क्या होगा क्या नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि हाँ इसको ये सिम्टम आ रहा है, मतलब कि इसको इसके इंटेस्टाइन में ही प्रोटोजोआ है। ठीक है, वैसे डायग्नोस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, बट अगर सिम्टम के बेस पे देखा जाए तो इसमें क्या देखा जाएगा? एक्सेसिव डायरिया देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, डायरिया होगा ही होगा इसके केस में। इंटेस्टाइन में अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, देन क्या होगा? उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो गए, एज इट इज़ जो फीकल मैटर पास आउट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वेयर डायरिया देखने को मिलता है हमें। अब ये पैरासाइट कहाँ पाया जाता है? गट में पाया जाता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, जिसकी वजह से इसको डायरिया होता है। अब इसके एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में आइमेरिया स्पीशीज की एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। आइमेरिया दे दो, जियार्डिया हो गया। ठीक है, जियार्डिया लैम्बियाल, बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज होती है इसमें भी। आइमेरिया से क्या होता है? ज़्यादातर कॉक्सीडियोसिस होता है। ठीक है, पोल्ट्री बर्ड में भी होता है ये, अलग अलग स्पीशीज में होता है। ठीक है, जो कैटेगरी होगी प्रोटोजोआ की वो होगी यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ। अब यूरोजेनाइटल से आप क्या समझते हैं? यूरोजेनाइटल यानी कि ऐसे पैरासाइट जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ। अब इसमें ज़्यादातर एक कॉमन होता है जो कि ह्यूमंस में देखा जाता है, ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो कि है वो ह्यूमंस में देखा जाता है। अब अगर ट्राइकोमोनास फीटस की बात करें ना, तो ट्राइकोमोनास फीटस है जो ऐसा प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? अब एबॉर्शन भी हो सकता है कैटल्स में। और क्या कॉज कर सकता है? वो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। ठीक है, ऐसी तरह के प्रोटोजोआ अगर आपने समझना है ना कि होते कहाँ पे है, तो उसका वर्ड देखो कि वर्ड का उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे यूरोजेनाइटल यानी कि उसके जेनाइटल ट्रैक में होगा।
ठीक है, यूरिन में पाया जाएगा। अब यूरिन से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं ट्राइकोमोनास फीटस की। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे टिश्यू एंड मसल प्रोटोजोआ। अब ये कहाँ होंगे, ज़्यादातर जो टिश्यूज़ में पाए जाएंगे या मसल्स में पाए जाएंगे, ब्लड में नहीं होते। ये कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर मसल्स में होते हैं या टिश्यूज़ में होते हैं, या फिर कुछ सेल्स में हो गए, कुछ ऑर्गन्स में हो गए। ठीक है, इन इन जगहों पे इन जगह पे ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ हम अगर पढ़ रहे हैं तो प्रोटोजोआ होते कितनी तरह के हैं। तो हमने कितने प्रोटोजोआ भी डिस्कस किया, बहुत सारे डिस्कस किए जिन जो कि बहुत आसान है, उनके नाम से ही आप बता सकते हैं। बस मेन चीज़ आपको इसमें एग्जाम्पल्स याद रखनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, सार्कोसिस्टिस। ठीक है, सार्कोसिस्टिस। अब ये जो प्रोटोजोआ है ना, ये ज़्यादातर किसकी फॉर्म में रहता है, सिस्ट की फॉर्म में पाया जाता है अलग अलग एनिमल्स में। अब सिस्ट की फॉर्म में कहाँ पाया जाएगा, आपको पता है, टिश्यूज़ में या मसल्स में। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ में पाया जाता है ये। उसके अलावा आप टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि कहाँ जाके इफेक्ट करेगा, कौन से एरिया के, लोकेशन की भी तो बेस, ऑर्गन के भी बेस पे हो सकते हैं ना ये। अब जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होगा ना, वो ज़्यादातर कहाँ, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, देखो ब्रेन को कर सकता है, लिवर को कर सकता है, और मसल्स को भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे न्यूस्पोरा। न्यूस्पोरा कैनिनम। अब देखो यहाँ पे वर्ड कौन सा है, यहाँ पे आया वर्ड कैनिनम। तो ये किन में देखा जाएगा, ज़्यादा कैनाइन वाले एनिमल्स में देखा जाएगा। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि कैनाइन वाले में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कैटल में भी होगा, बट ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कैनाइन्स वाले एनिमल्स में, जैसे कि डॉग्स हो गया। ठीक है, ज़्यादातर ये, अगर ये नियोस्पोरा कैनिनम किसी डॉग में चला गया ना, तो ये किसके, उसके डॉग के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे म्यूकोक्यूटेनियस। ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस या फिर स्किन प्रोटोजोआ भी आप उनको बोल सकते हो। अब क्या है, अब ये जो पैरासाइट होंगे ना, ज़्यादातर किसको टारगेट करते हैं, आपकी स्किन को टारगेट करते हैं। ठीक है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल मॉइस्ट होती है, जैसे कि मान लो आपके नाक के अंदर या फिर आपके माउथ के अंदर। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन्स को टारगेट करते हैं, ऐसी स्किन को टारगेट करते हैं। हर तरह का पैरासाइट डायरेक्टली आपकी स्किन के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके भी कई तरीके हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो एनवायरनमेंट ही अच्छा होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट ही गंदा होगा, वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, आपके किसी भी, अगर मान लो आपके कैटल है आपके घर में, ठीक है, गाय है, भैंस है, कुछ भी है, ठीक है, तो उस, अगर एनवायरनमेंट ही गंदा है, वहाँ पे बैक्टीरियाज होंगे, प्रोटोजोआ होंगे, वायरस, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ऐसे अगर गंदे एनवायरनमेंट में जो एनिमल रहेगा ना, देन अब कोई भी किसी भी तरह वो पैरासाइट या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ है, कुछ भी है, वो उसके अंदर जा सकते हैं, उसके माउथ के थ्रू खाने में जा सकता है, खाना गंदा हुआ तो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्या है, किसी तरह भी उसकी कोई नेचुरल ओपनिंग से अंदर जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, बट ये वाले पैरासाइट कौन से होंगे, जो कि स्किन की लेयर को मेनली टारगेट करते हैं, जो मॉइस्ट लेयर होती है। ठीक है, मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनको टारगेट करते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम इनको स्किन प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। म्यूको इज रिलेटेड विद म्यूकस, और स्किन, स्किन का मतलब आपको पता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप लेशमेनिया स्पीसीज की। लेशमेनिया ज़्यादातर जो है ये क्यूटेनियस लेशमेनियासिस कॉज करती है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इसके स्किन पे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के आपको स्किन सोर्स देखने को मिलेंगे इसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली कि ये स्किन वाला प्रोटोजोआ है मैम। हाँ जी, तो इसके सिम्टम्स ऐसे हैं, हमें इसकी बॉडी पे ये देखने को मिला है, मतलब ये वाला प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ कितने सेल के होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, अब बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या, यूनी का मतलब भी एक है, सिंगल का मतलब भी एक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो आपका दिमाग घुमाने के लिए यूनी या सिंगल कुछ ऐसा बोल देंगे, बट आपको याद रखना है अपने दिमाग में, है ना, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, टर्म्स होते हैं, यहाँ पे ही हम लोग अक्सर फंस जाते हैं कि हाँ ये क्या डाल दिया घुमा के, कुछ नहीं डालना है, वो आपका दिमाग घुमा रहे हैं। ठीक है, बस आपको वो वर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं। सो नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ है वो कौन से है, आई जिनको हम ऑक्यूलर भी बोलते हैं। अब ये ऑक्यूलर अगर वर्ड उन्होंने लिख दिया कहीं पे, ऑक्यूलर से मतलब समझ जाना, ऑक्यूलर इज रिलेटेड विद आइज। ठीक है, अब क्या है, ये वो वाले प्रोटोजोआ होंगे जो कि ज़्यादातर कौन से टिश्यू में पाए जाएंगे, आंखों के टिश्यूज में पाए जाते हैं। आंखों में बहुत तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको अपने पशुओं के, ठीक है, अपने एनिमल के, जैसे कि आंख में इन्फ्लेमेशन हो गई, या फिर उसकी जो म्यूकस मेम्बर, जो आंखों की जो परत होती है, ठीक है,
आँख आँख उसकी स्वेल हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, बहुत रेडनेस हो जाएगी उसकी आइज़ में, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं एकैंथ अमीबा की, ठीक है, जिसकी वजह से आइज़ में इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो हमने बहुत तरह के प्रोटोजोआ पढ़े, आँखों वाले, ठीक है, स्किन वाले पढ़े हमने, ठीक है, ब्लड वाले पढ़े, ओके। तो बहुत तरह के प्रोटोजोआ पढ़े हमने। इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से पैरासाइट है, ये प्रोटोजोआ है, कौन सी कैटेगरी है, वो आपको याद रखनी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि पैरासाइट कितनी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब हमने उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ा कि हाँ उसको किस किस ग्रुप में रख दिया। सबसे पहले तो एक होगा जो सिंगल सेल के बने होंगे, एक होंगे एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर भी बोल देते हैं। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें ना, तो मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में कौन से आते हैं, एक तो आ जाते हैं सबसे पहले आपके हेलमिंथ। अब हेलमिंथ क्या होंगे, हेलमिंथ वो होंगे जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, जो कि जिनको आप वॉर्म्स बोल देते हो, है ना, ठीक है। अब वॉर्म्स की ही हमने कितनी सारी कैटेगरी पढ़ी, ठीक है। वॉर्म्स भी कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म हो गया, ठीक है, टेप वॉर्म हो गया। अब एक हो गया जो रिबन लाइक होता है, टेप वॉर्म में आ गया, राउंड वॉर्म आ गए। उसके अलावा कौन से वॉर्म आए, लीफ लाइक होते हैं जो सिस्टोड, ट्रिमेटोड एंड निमेटोड, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। सिस्टोड, ट्रिमेटोड एंड निमेटोड, ठीक है। CTN किसी भी तरह आप लोग याद रख सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है, ये मल्टी सेलुलर वाली कैटेगरी है। अगर सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल वाले होते हैं प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ है जो वो कहाँ पाए जाएंगे, आपको इतनी सारी एग्जांपल्स बताई, कितनी सारी बताई, आइज़ की बता दी, ठीक है, स्किन की बता दी, आपको ब्लड की बता दी, ठीक है, कितने सारे टाइप्स पढ़े हमने इसके। तो वो आपको इसके टाइप्स याद रखने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये है जो अभी तक के लिए हमने पढ़ा। अब इसको याद कैसे रखना है उसका भी तरीका बताऊंगी मैं, बट इसके अलावा एक और ग्रुप भी होता है, वो भी सुन लो आप लोग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आर्थ्रोपोड, ठीक है, आर्थ्रोपोड बोल देते हैं हम उसको। अब ये याद है रहेगा आपको, सिंगल सेल वाले अलग होते हैं, मल्टी सेलुलर वाले अलग होते हैं, उसके अलावा एक और होते हैं जिनको हम बोल देते हैं आर्थ्रोपोड। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो आर्थ्रोपोड वाली कैटेगरी कौन सी होगी, आर्थ्रोपोड में वो आ जाते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये शरीर के अंदर नहीं जा सकते, ये बाहर ही रहते हैं शरीर के, जो कि ज़्यादातर काम किसका करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको याद होगा वेक्टर क्या होता है, वो भी आपको याद होगा, ठीक है। तो अब हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्टोपैरासाइट जो कि बाहर पाए जाते हैं। अगर डेफिनेशंस पढ़ी है तो आपको इसका मतलब भी पता होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब ये कैसे होते हैं आर्थ्रोपोड, आपने देखा है ये जो मक्खियाँ होगी, ये जैसे टिक्स हो गई, टिक्स आपने देखी है ना, टिक्स हो गई या लाइस हो गई, कुछ भी आपने देखा होगा, इसकी जो बाहर वाली परत होती है, ठीक है, वो बहुत हार्ड सी होती है, हार्ड होती है ना। तो इसका सबसे पहले ये करेक्टर है कि इसके जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होगा, ठीक है। आप इसको देखो, टच करो, फील करो, है ना, बाहर वाली परत को हाथ लगा के देखो कैसी होगी, वो हार्ड होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कोई पैरासाइट है जिसका ऐसा करेक्टर है। तो वो कौन सा पैरासाइट हुआ, वो एक तरह का एक्टोपैरासाइट हुआ और वो आर्थ्रोपोड वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं ना, वो देखना सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट करेक्टर देख लेते हैं इसका। अब देखो इसकी जो लेग्स होती हैं, आपने देखा होगा इसकी, कई 8 लेग वाले होते हैं, कई 6 वाले, कई 4 वाले, ठीक। तो अब क्या होगा, इसकी जो लेग्स होंगी, लेग्स आप देख रहे हो कैसी है, ये इसकी जॉइंटेड लेग्स हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है। एक ही बॉडी पे अगर लेग्स हैं वो क्या जॉइंटेड ही हैं, है ना। ऐसे थोड़ी है कि हाँ भाई एक लेग इसकी यहाँ पे है, एक लेग इसके सिर पे है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसकी जो लेग्स होंगी वो क्या देखने को मिलेंगी आपको, जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगी आपको इसके केस में। तो ये इसके दो करेक्टर्स होंगे और यूजुअली ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये स्किन के ऊपर। किसी ने स्किन के अंदर थोड़ी देखा है इनको, स्किन के बाहर ही होते हैं ये। तो ये इसके करेक्टर्स हैं कि एक तो इनकी जॉइंटेड लेग होगी, स्किन की बात करें तो इसकी स्किन हार्ड होगी। दूसरा होंगे कहाँ पे, ये बैठा है जी किसी स्किन पे बैठा है, ये किसी डॉग की, कैट की, किसी की भी स्किन पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करेक्टर होते हैं आर्थ्रोपोड के। अब जो मैंने अभी आपको बताया
कभी कभी देखो कि 3 पेयर हो सकते हैं लेग के, 3 लाते नहीं, 3 लाते किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। 3 लेग्स नहीं, 3 पेयर, मतलब कि ये टोटल 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक लेफ्ट एक राइट ऐसे होता है। तो 3 पेयर हो सकते हैं या 4 पेयर हो सकते हैं, मतलब कि 6 लेग वाले आर्थ्रोपोड भी हो सकते हैं, 8 लेग वाले आर्थ्रोपोड भी हो सकते हैं। अब वो आप लोग घर में अगर आपके पशु हैं उनके अगर शरीर पे है ये चिच्चड़ वगैरह, पिस्सू वगैरह, तो आप लोग देख सकते हो उसको उठा के कि हाँ कितनी लाते हैं उसकी। पर ये नहीं है उठा के उसको रख लेना है, उठा के उसको फेंक देना है कहीं पे, अपने पास नहीं रखना है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें और अगर इसके टाइप की बात करें, सबसे पहले तो इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इंसेक्टा, जिसकी टोटल लेग्स 6 होती हैं, ठीक है, मतलब कि 3 पेयर। अगर कहीं पे पूछ लिए गए 3 पेयर वाले कौन से क्लास में होते हैं, तो हमने उनको रखा है इंसेक्टा में, ठीक है, इंसेक्टा में रखा है। तो उसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे कि फ्लाइज होगी, मस्कीटो होगी, आपने देखा होगा इनकी लातें 6 ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आर्कनिडा, ठीक है। आर्कनिडा वो वाली होंगी जिनकी टोटल 8 लेग्स होंगी, मतलब कि 4 का पेयर होगा, ठीक है भाई, उनकी एडल्ट स्टेज में। जैसे कि टिक्स और माइट्स, ये तो बहुत इजी है, कॉमन सी एग्जांपल है, आप दे सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप पास हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में, पूरे पेपर में नहीं। तो ये थे आर्थ्रोपोड के टाइप्स। सो अभी एक एक टाइप को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। सबसे पहले आती है क्लास इंसेक्टा। अब आपको पता है ना, जो आप बोलते रहते हो इंसेक्ट है, कीड़े हैं कीड़े हैं, अब वो क्लास किस में आई, वो आई इंसेक्टा में, ठीक है। जो भी आपके ये घर में फ्लाइज है, मक्खी मच्छर है, कुछ भी है, वो सब इंसेक्टा में आते हैं, जिनकी 6 लाते होती हैं, ठीक है, मतलब कि 3 के पेयर में होते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, ओके। तो उनको इंसेक्टा की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। 3 पेयर मतलब कि एक साइड 3, दूसरी साइड भी 3, टोटल 6, ठीक है। अब इसकी बॉडी कैसे होती है, सेगमेंट्स में होती है। पहले इसका सिर आता है, फिर इसका थोरैक्स आता है, फिर इसका एब्डोमेन आता है, और क्या होता है, एंटीना तो रह ही गया, पैरों की तो चलो हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी होती है उसकी बॉडी, ठीक है। पहले इसकी बॉडी होती है सेगमेंटेड, सेगमेंटेड यानी कि जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। इतना बॉडी पार्ट हो गया इसका सिर, इतना हो गया इसका थोरैक्स, इतना हो गया इसका एब्डोमेन। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप अच्छे से याद कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आता ना आपको, देन आप इसको एक टेबल की फॉर्म में याद करो, ठीक है। अगर आपको नहीं हो रहा याद, देन मेरे को बता दो, आई विल प्रोवाइड। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ऑर्डर। सबसे पहले क्लास, क्लास इंसेक्ट की है, ठीक है। इनको हमने क्या रखा है, एक ऑर्डर में रखा है। इंसेक्ट वालों को हमने एक ऑर्डर में रख दिया है, डायप्टेरा में, ठीक है, जो फ्लाइज और मस्कीटोज को। अब फ्लाइज ये भी अलग अलग तरह की होती हैं, मक्खियाँ, मस्कीटो भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी फ्लाइज आती है, बाइटिंग फ्लाइज, जो कि बाइट करती हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लड सक कर सकती हैं, ऐसी फ्लाइज भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि हॉर्न फ्लाइज होगी, हॉर्स फ्लाई होगी। उसके बाद आती है नॉन बाइटिंग, जो कि बाइट नहीं कर सकती। ज़्यादातर आपने देखा होगा मक्खियाँ होती हैं, अगर कहीं बैठ जाती हैं आप उसको फटाफट से साइड को कर देते हो। क्यों करते हो, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं या फिर उसकी बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं, बहुत सारे तरह के प्रोटोजोआ अटैच्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको फटाफट भगा देते हैं, क्योंकि उससे आपको पता है कि बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, उसके बाद आती है माइएसिस। अब ऐसा नहीं है कि मुझे समझ आ रहा है, मुझे तो पता है ये क्या है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके बेसिस पे ही हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है, आपके लेवल पे आकर ही। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है ना, तो हमें दूसरा इंसान वैसे ही समझाएगा कि हाँ हमें समझ आ जाए। अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, आप पे थोप दूंगी कि समझा के चली जाऊँगी। आपको ईजी वे में समझा रही हूँ मैं कि इसका हर वर्ड होता है, जो हर वर्ड का मतलब देखो, हर वर्ड का। जैसे कि इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट कैसे होंगे आपको पता है, याद रखना, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनकी बहुत सारी लेग्स होती है, ठीक है। लेग्स 6 भी हो सकती हैं, लेग 8 भी हो सकती हैं, ठीक है। 6 है तो 3 का पेयर है, और 8 है तो 4 का पेयर है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसकी इंसेक्ट की बात करी ना हमने, इंसेक्ट भी तो बहुत तरह के हो सकते हैं, मक्खियाँ हो सकती हैं, मच्छर हो सकते हैं। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं, आसान तरीके से बता रही हूँ आपको।
कुछ मक्खियाँ ऐसी हो सकती हैं जो बाइट करती हैं, कुछ हो सकती हैं जो नहीं बाइट करती हैं, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि अपने लार्वे को कहीं पे छोड़ देती हैं, वहाँ पे वो लार्वे उसके बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, उसकी स्किन के अंदर चले जाते हैं। जैसे किसी घाव पे कोई मक्खी आके बैठ रही है ना, तो वो अपने लार्वे छोड़ देगी वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि मैगॉट्स, यानी कि जैसे अगर आपके लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे एग्स छोड़ दिए या न्यू बोर्न छोड़ दिए वहाँ पे, ठीक है। अब वो किसी चोट पे अगर छोड़ देती है ना, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं भाई। उसकी स्किन तो ओपन है, चोट लगती है तो हमारी स्किन ओपन होती है, काऊ की, डॉग की, किसी की भी स्किन, ठीक है। तो ऐसी फ्लाइज को हम बोल सकते हैं माइसिस प्रोड्यूसिंग फ्लाइज, ठीक है, जो कि अपने लार्वे छोड़ देती है किसी और एनिमल की बॉडी पे। ओके, उसके बाद आते हैं क्या, मस्कीटो। मस्कीटो क्या होंगे, मस्कीटो क्या है, तुम्हें पता है कि वेक्टर है, बीमारी फैलाते हैं। तो मस्कीटोज भी क्या है, एक तरह की कैटेगरी है जो कि इंसेक्टा में ही आती है, जिसकी 6 लेग्स होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग तरह की बीमारियां फैला सकता है। मस्कीटो क्या फैला सकता है, कोई हार्टवर्म डिजीज फैला सकता है, मलेरिया फैला सकता है, डेंगू फैला सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ऐसा कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी कितनी कौन सी हैं ये, जिनकी 6 लेग्स हैं। अगर 3 पेयर लिखा होगा ना यहाँ पे तो कंफ्यूज मत होना कि 3 पेयर है तो 6 लेग वाली कौन सी हुई, यही हुई, सेम है ये, ठीक है। तो 6 लेग्स वाली की बात कर रहे हैं। अब जो लाइस होगी, वो जो लाइस है वो भी देखो, अब लाइस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है मेलोफेगा, एक होता है एनोप्ल्यूरा। अब लाइस ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ लाइस जो है कि सख ही करती है, ठीक है, कुछ ऐसी होगी जो बाइट भी करेगी, ठीक है। तो मेलोफेगा कैटेगरी में आएगी वो बाइटिंग लाइस, जो कि स्किन की परत खाती है, ठीक है, स्किन की परत खाएगी, फेदर्स की खाएगी। ऐसी 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 लाइस भी होती हैं। उसके अलावा सकिंग लाइस भी होती है, मतलब कि जो ब्लड सक करती हैं, मतलब उनका सर ऐसा होता है कि डायरेक्टली जो स्किन को क्या कर सकती हैं, वो डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। वहाँ से क्या करेगी, वो ब्लड सक कर लेगी, ठीक है। तो ऐसी तरह की लाइस भी होती है। और कैसी होती है, देखो बग्स भी होते हैं कि आपने देखा होगा, जो जैसे दीमक हो गया या और चीज़ें हो गई है ना, बेड बग्स बोल देते हैं जिनको। उसके अलावा फ्लीज हो गई है ना, जैसे रैट फ्ली हो गई, वो डॉग्स में देखी जाती है। तो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं ये वेराइटीज़ इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लीज की, देखो इसको किस ऑर्डर में रख दिया, स्फेनोपटेरा में। अब इस कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि इनके विंग्स नहीं है भाई, ठीक है। हेमीपटेरा में क्यों रखा, उसका कुछ अलग काम है, उसका कुछ अलग फीचर है। इन सभी को हमने अलग अलग ऑर्डर में रखा है इनके करेक्टर की वजह से। अब क्या है, डायपटेरा, ठीक है। अब एक है थायरापेटेरा, एक है सिफोनापेटेरा। आपको जिस जिस तरह आपको याद रखना है आप याद रखिए इसको, ठीक है। चाहे आपको फ्लीज के बेस पे याद रखना है या ट्रू बग्स के बेस पे याद रखना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये इससे आपको इजी रहेगा जानने के लिए कि हाँ हम असल में जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसमें कैटेगरी आती कौन सी है। अगर आप फोटो देख के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं फ्लीज की। अगर बात करें, जो फ्लीज होंगी ना, उनमें एक चीज़ होगी कि उनके विंग्स नहीं होंगे, ठीक है, इनके विंग्स नहीं होते हैं। और काम क्या करती हैं, ये भी ब्लड ही सक करती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये पाई किन में जाती, ज़्यादातर ये डॉग्स में पाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्डर कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है हेमीपटेरा। अब हेमीपटेरा में कौन से आए, बग्स आए, जैसे कि जो बेड बग्स बोल देते हैं जिनको हम, ठीक है। रेडविड बग्स याद रखना, इसमें ये बग्स होते हैं, इसमें कॉमनली इसी की एग्जांपल दे देते हैं। अलग बग्स की वजह से अलग अलग बीमारियां हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बग भी एक ही तरह का होता है, बहुत तरह के होते हैं, बट मेन मेन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप उतना भी याद रख लें जो कि मैंने पहले आपको बताया आर्थ्रोपोड के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट, ठीक है। बट पता नहीं होता है, पेपर में आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ज़्यादा नॉलेज गेन करना भी कोई हानिकारक तो है नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो हम पढ़ते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्लास कौन सी आती है, जो हमने पढ़ा टिक्स और माइट्स, उसको हमने किस क्लास में रख दिया, आर्कनीडा में रख दिया है उसको। आर्कनीडा में रखा, किनको रखा, जिनकी लातें 8 होती हैं भाई, 4 के पेयर में होती हैं, कोई एंटीना नहीं होता इनकी बॉडी पे। आपने देखा ये कोई माइट है, ठीक है, 8 लात वाली, पता नहीं कितनी लेग्स बनी, देख लेना। सो ये 8 लाते वाली कोई माइट है। अब आपको इसके हेड पे किसी तरह का एंटीना दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये इसके करेक्टर हैं। सबसे पहले इसकी क्या होती है, हार्ड स्किन होती है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हार्ड स्किन वालों को भी हमने अलग कैटेगरी में रख दिया।
अब अगर हम बात करें इसके बॉडी सेगमेंट की, तो इसके 2 बॉडी सेगमेंट होंगे। एक तो होगा सिफेलोथोरैक्स, दूसरा होगा एब्डोमेन। सिर्फ 2 बॉडी सेगमेंट्स होंगे इसके। अब जो हार्ड कैटेगरी वाली है उसको हमने रख दिया अकैरिना में, मतलब कि अकैरिना। अब देखो, अब समझ आया आपको मैंने क्यों आपको इसके पहले ये फाइलम ऑर्डर पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती ना, आप बेसिक तो याद रखो कि टिक्स कितनी लाते होती है, कौन सी क्लास में आई, इतना तो कम से कम याद रख सकते हो उसका, अगर ऑर्डर वगैरह नहीं याद है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आती है यहाँ पे हार्ड टिक्स, फिर होती हैं कुछ सॉफ्ट टिक। आप सिर्फ इतना भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है हार्ड टिक। अब हार्ड टिक कौन सी होगी? जिनकी जो बाहर से जो परत होगी ना वो हार्ड होगी। ठीक है, अब सॉफ्ट टिक कौन सी होगी? जिसमें हार्ड शील्ड नहीं होती है। बस इतना फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइट्स। अब माइट्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो हेयर फॉलिकल में रहते हैं। फॉलिकल मतलब याद रखना, फॉलिकल से फॉलिकुलर माइट बोल देंगे उनको। ठीक है, जैसे कि डेमोडेक्स। उसके बाद आते हैं कई सरफेस माइट्स, मतलब कि स्किन की बाहरली परत पे ही रहेंगे। ठीक है, कुछ होते हैं बरोइंग माइट्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकती, ठीक है, इचिंग हो सकती है, जिसकी वजह से बीमारी कौन सी लग सकती है? मेंज लग सकती है, स्केबीज हो सकती है। ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये हमने बीमारियां आगे पढ़नी है। सो ऐसे करके बहुत सारे आर्थ्रोपोड हो सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि कितनी तरह के आर्थ्रोपोड हमने पढ़े। ठीक है, हेयर फॉलिकल में होते हैं, कई टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, बहुत सारे हो गए, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो ये था जो हमने पढ़ना था आज के लिए। अब मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ एक बार जो हमने पढ़ा उसका। देखो, जो सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? नीमेटोड, ट्रिमेटोड, सिस्टोड, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा। ठीक है, उसको उसका एक टेबल बना दिया गया है यहाँ पे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि नीमेटोड कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, और होते कहाँ, पाए कहाँ जाते हैं, होस्ट के किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, या लंग्स में, या फिर ब्लड में उसके। और इनको और बोला क्या जाता है? इनको और बोला जाता है राउंड वॉर्म्स भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आते हैं यहाँ पे ट्रिमेटोड, जो कि एक लीफ की शेप के होते हैं, जो कि पाए कहाँ जाएंगे, इसके ऑर्गन्स बताए गए हैं, इसकी जगह बताई गई है कि होस्ट में कहाँ पाए जाते हैं ये। तो ऐसे करके ही सारे पैरासाइट्स के यहाँ पे सब चीज़ें लिखी है, बॉडी शेप, लोकेशन और कॉमन नेम, कि हम उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्थ्रोपोड पढ़ा हमने लास्ट में, जिनकी लातें जो है सेगमेंटेड होती हैं, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, लेग्स होती हैं उनकी बॉडी में, अटैच्ड होती हैं वो। ठीक है, और उसके अलावा उनकी स्किन क्या होती है? थोड़ी, कई हार्ड भी होती हैं, कई सॉफ्ट भी होती हैं। अब आप अगर वाइवा में वहाँ जाके बोल दोगे सिर्फ हार्ड होती है, तो वो फिर आपको पकड़ लेंगे वहीं पे, मतलब आपके उस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे वहीं पे। ठीक है, कि हाँ भाई हार्ड ही होती है, सिर्फ हार्ड क्यों होती है? हार्ड होती है तो क्यों होती है? सॉफ्ट होती है तो क्यों होती? सॉफ्ट नहीं होती क्या? सो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो चीज़ आपको बताई वहाँ पे। ठीक है, सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमने जो प्रोटोजोआ पढ़े, ठीक है, कि कितनी तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल वाले ज़्यादातर किसको, कहाँ रहेंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक में रहेंगे। ब्लड वाले कहाँ रहेंगे? ब्लड सेल में रहेंगे, ये तो पता ही है आपको। यूरोजेनाइटल वाले यूरिनरी ट्रैक में रहेंगे। ये इनके एग्जाम्पल्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये जो था, ये ही मैं बोल रही थी कि हाँ ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डिजीज़ समझ आ गई, देन उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई है ही नहीं। ठीक है, डिजीज़ समझ आएगी सबसे पहले, पहले पैरासाइट समझ आने चाहिए। उसके बाद आपको अगर पैरासाइट पता है कहाँ पाए जाते हैं, आपको बीमारी पता लग जाएगी कि हाँ भाई ये पैरासाइट इधर रहता है तो ये सिम्टम है, तो मतलब इसको ये वाली बीमारी है, इस पैरासाइट की वजह से हुई है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स याद रहनी चाहिए। माइक्रोस्कोप के नीचे कौन सी चीज़ कैसे दिखती है, उसका मैं शॉर्ट्स में वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, उसके अलावा डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजीज़ पता होगा ना, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। सबसे पहले उसकी आपको वैक्सीनेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी के लिए रोकने के लिए हमने उसको कौन सी पहले ही वैक्सीनेशन देनी है, कौन सी है जो हम नहीं दे सकते। ठीक है, ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ब्रुसेलोसिस में हम ऐसा अबॉर्शन हो सकता है, इसलिए हम उसको वैक्सीन उस टाइम पे या कोई दवाई नहीं दे सकते वैसी। ठीक है,
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया देन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।